हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज है 26 जून 2024 और हम बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली जो भी वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी और आप किसी भी प्रकार की जो भी सूचनाएँ होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो हैं वो भी आप तक डेली की डेली पहुंचती भी रहेंगी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस होता है ये कब मनाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 21 जून, सेकेंड ऑप्शन है 22 जून, थर्ड ऑप्शन है 23 जून और थर्ड ऑप्शन है 24 जून और फोर्थ ऑप्शन है 23 जून। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल विडोज़ डे, जो कि 23 जून को मनाया जाता है। विडोज़ डे यानी कि विधवा दिवस। जो विधवा लोग होती हैं, ऐसे महिलाएं होती हैं जिनके जो हस्बैंड होती हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको विडोज़ या विधवा के नाम से जानते हैं। तो 23 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस का जो उद्देश्य है वह अनगिनत विधवाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो अक्सर खुद को गरीबी में पाती हैं। मतलब इस दिवस के मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि जब ऐसी कोई महिलाएं होती हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो फिर जो वो विधवा कही जाती हैं, तो जो समाज होता है या जो आसपास का जो वातावरण होता है, जो माहौल होता है, वो उनको एक अलग नज़रिए से ही देखता है और उनको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। उनको अपनी जो दैनिक जीवन होती है उन दैनिक जीवन में उनको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपना जो जीवन है उसको सुचारू रूप से वो नहीं चला सकती हैं, तो इत्यादि सारी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती हैं। सारी समस्याएं उनको आती रहती हैं उनके जीवन में। तो इन सभी के बारे में जागरूकता फैलाना, लोगों को अधिक से अधिक अवेयरनेस फैलाना लोगों के अंदर, यह मुख्य उद्देश्य है इस दिवस को मनाए जाने का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? यानी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हुंडई, सेकंड ऑप्शन है विप्रो, थर्ड ऑप्शन है निविडिया और फोर्थ ऑप्शन है गूगल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जो निविडिया है वह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इसने एप्पल तथा माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसको पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा हासिल कर लिया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो जो निविडिया कंपनी है इसने अपनी उत्कृष्ट तकनीकी और बाज़ार में तेज़ी से बढ़ते प्रभाव के कारण दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब हासिल कर लिया है। यह एक चिप निर्माता कंपनी है, आप चिप जानते ही होंगे, जो आईसी चिप्स वगैरह होती हैं उनको बनाती है। तो चिप निर्माता जो कंपनी है इसने अमेरिकी कंपनी निविडिया, यानी कि जो अमेरिकी कंपनी निविडिया है, इसने माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है और ये सबसे मूल्यवान कंपनी बनकर के सामने आई हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डेविड जॉनसन का निधन हुआ, वे कौन थे? यानी कि अभी जल्दी ही डेविड जॉनसन का निधन हुआ है, वो कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है अभिनेता, सेकेंड क्रिकेटर, थर्ड ऑप्शन है प्रोफेसर और फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि जो डेविड जॉनसन है जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है वो एक क्रिकेटर थे। और क्रिकेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्रिकेटर थे और क्रिकेटर में भी ये क्या थे? ये गेंदबाज थे। क्या थे? ये गेंदबाज थे और इनका ये भी हाल ही में निधन हुआ है। आगे बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन का 20 जून 2024 को 52 वर्ष की उम्र में इनका बेंगलुरु में निधन हो गया। और निधन इनका जो है वो भी ऊंचाई से गिरने, न्यूज़ वगैरह में दिखाए थे कि इनका जो 4 मंजिल की जो इमारत थी वहाँ से इनके गिरने से इनकी मृत्यु हुई है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के ये पूर्व तेज गेंदबाज थे डेविड जॉनसन, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया और ये 52 वर्ष की उम्र में इनका बेंगलुरु में निधन हुआ है। बात करते हैं 16 अक्टूबर 1971 को कर्नाटक के
आरासीक्रे में जन्मे डेविड जॉनसन ने 1990 के दशक के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए खेले भी और ये पूर्व तेज गेंदबाज भी रह चुके हैं। यानी कि ये बॉलिंग बहुत ही तेजी से इनकी बॉलिंग होती थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किसे दिल्ली का नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है? यानी कि जो दिल्ली नगर निगम है इसका आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दिनेश कुमार, सेकंड ऑप्शन है संदीप जैन, थर्ड ऑप्शन है अश्विनी कुमार और फोर्थ ऑप्शन है ओमकार साल्वी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि अश्विनी कुमार को गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है। आगे बात करते हैं, आप यहाँ पे अश्विनी कुमार जी को देख सकते हैं। अश्विनी कुमार जी हैं यहाँ पर, और इनको ही यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार को एमसीडी यानी कि दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है। ये जो है अश्विनी कुमार अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश जो है उन कैडर के ये 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये किसके स्थान लेंगे, किसकी जगह लेंगे? तो आईएएस अधिकारी ज्ञानेश भारती हैं, ये उनकी जगह लेने वाले हैं। यानी कि इनसे पूर्व उनकी नियुक्ति थी। आगे हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? यानी कि अभी हाल ही में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया, इसमें कौन सा देश है जो शीर्ष पर रहा, जिसने टॉप पोजीशन अपनी बनाई हुई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वीडन, सेकंड ऑप्शन है सिंगापुर, थर्ड ऑप्शन है बर्लिन और फोर्थ ऑप्शन है थाईलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि स्वीडन जो है वो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहले स्थान पर है, टॉप रैंक पर है, टॉप पोजीशन पर है। कौन देश है? स्वीडन। आगे हम बात करें तो पिछले साल की तरह इस बार भी इस सूचकांक में जो स्वीडन है वो टॉप पर है। यानी कि पिछले साल भी यह टॉप पर था, स्वीडन ही टॉप पर था, और इस बार फिर से इस सूचकांक में स्वीडन ही टॉप पर है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार सूचकांक में जो सर्वेक्षण किया गया उसमें लगभग 120 देशों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें जो भारत है वो 63वें स्थान पर है। यानी कि फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर स्वीडन है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो है वो 63वें स्थान पर है, भारत 63 पोजीशन पर है। और पिछले साल जो भारत था वह 67वें स्थान पर था। यानी कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल सुधार देखा गया है, तो इस साल भारत जो है वो 63वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे के विस्तार को मंजूरी दी है? यानी कि कैबिनेट ने कहाँ के, किस राज्य के या फिर किस स्थान के हवाई अड्डे के विस्तार को मंजूरी दे दी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है वाराणसी, थर्ड ऑप्शन है कश्मीर और फोर्थ ऑप्शन है भोपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कैबिनेट ने इस यानी कि वाराणसी हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी है, इसके विस्तार की मंजूरी दे दी है। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उन्होंने वाराणसी हवाई अड्डे को विकसित करने की मंजूरी दी है, और इस हवाई अड्डे को लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाएगा, और इसके विस्तार के लिए 2,869.65 करोड़ रुपए की प्रस्ताव की मंजूरी भी दे दी गई है। यानी कि लागत इतनी आने वाली है, यानी कि इतनी मंजूरी दे दी गई है इतने करोड़ रुपए की, और इसके लिए प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। तो वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा। आगे हम अगर बात करते हैं तो हाल ही में कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बनी है? यानी कि जो इंडियन रग्बी टीम है उसके कौन कोच बन करके आए हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है डेनी डेनियल, सेकंड ऑप्शन है डेनियल क्रिस, थर्ड ऑप्शन है वैसाले सेल्वी और फोर्थ ऑप्शन है थियो जेम्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि वैसाले सेल्वी हैं, ये इंडियन रग्बी टीम के नए कोच बन करके आए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडियन रग्बी टीम है, तो इसी के कोच बन करके आए हुए हैं। तो वैसल सेल्वी जो हैं वो भारतीय रग्बी पुरुष और महिला टीम के ये मुख्य कोच बने हैं। यानी कि ये पुरुष के भी और महिला टीम दोनों टीम के ये कोच बने हुए हैं। और वैसली सेल्वी जो हैं ये एक फिजी के
पूर्व रग्बी यूनियन फुटबॉल खिलाड़ी और कोच है, यानी कि जो वहाँ की जो पूर्व रग्बी यूनियन फुटबॉल खिलाड़ी हैं वहाँ के फिजी के, और वहाँ के इस यूनिट के यानी कि यूनियन फुटबॉल खिलाड़ी की यूनिट के कोच भी हैं, और वर्ल्ड रग्बी हॉल ऑफ फेम के सदस्य भी हैं। यानी कि जो वर्ल्ड रग्बी हॉल ऑफ फेम होती है, जिसमें जो फेमस जो खिलाड़ी होते हैं उनका वहाँ पर नाम रहता है, तो उसके ये सदस्य भी हैं वेस्ले सेर्वी, जिनको अब अभी हाल ही में भारतीय रग्बी पुरुष और महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो हाल ही में किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया, यानी कि किसको UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है साजी केवी, सेकंड ऑप्शन है संजीव वर्मा, थर्ड ऑप्शन है थियो जेम्स, और फोर्थ ऑप्शन है डेनियल नेस्टर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि थियो जेम्स जो हैं इनको UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थियो जेम्स को, ये थियो जेम्स हैं जो कि एक ब्रिटिश टेलीविज़न के एक्टर भी हैं, यानी कि वहाँ के अभिनेता हैं, और इनको ही अभी हाल में UNHCR का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। तो थियो जेम्स को जून 2024 में UNHCR ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर या सद्भावना राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। बात करते हैं थियो जेम्स की, तो इन्होंने टेलीविज़न श्रृंखला द जेंटलमैन और द वाइट लोटस में अभिनय किया है, यानी कि ये इनकी टेलीविज़न सीरीज़ है जिसमें इन्होंने काम किया है, यहाँ पर अभिनय किया है। 2016 से ये UNHCR का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि जो UNHCR है उसका ये समर्थन कर रहे हैं, उसके लिए ये कार्य कर रहे हैं। और UNHCR होता क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यानी कि जो रिफ्यूजी होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, उनके लिए जो कार्य किया जाता है, उनके लिए जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी जागरूकता फैलाने की जो बात होती है, उनके लिए कार्य किया जाता है। तो ये उनके लिए ही कार्य कर रहे हैं, जो रिफ्यूजीज होते हैं उनके लिए थियो जेम्स उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका कार्य कर रहे हैं। तो इन्हीं को अभी हाल ही में गुडविल एम्बेसडर, ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे प्रश्न की हम बात करते हैं, तो हाल ही में भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स खेलों में कौन सा पदक जीता, यानी कि जो ब्रिक्स खेल आयोजित किए जा रहे हैं, ब्रिक्स खेल आयोजित जो किए जाते हैं वो ब्रिक्स देशों के जो ब्रिक्स देश हैं, जो भी सदस्य देश हैं, उन्हीं के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स खेलों में कौन सा पदक जीता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वर्ण, सेकेंड यानी कि बी ऑप्शन है कांस्य, सी ऑप्शन है रजत पदक, और डी ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स खेलों में कांस्य पदक जीता हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय टेनिस टीम भी है यहाँ पर, और इसी ने कांस्य पदक जीता हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं, तो हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस टीम ने ब्रिक्स खेलों में कांस्य पदक जीता है, और सेमीफाइनल में, यानी कि जब ये सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम, तो इन्होंने चीन के विरुद्ध 1-3 से हार के बाद, यानी कि चीन से ये हार गए 1-3 से, और हार के बाद टीम ने कांस्य पदक हासिल किया, और हार कर इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की, कांस्य पदक हासिल किया, जिसे भारत को ब्रिक्स गेम 2024 यानी कि ब्रिक्स गेम 2024 में अपना पहला पदक मिल गया है। यानी कि ब्रिक्स में कांस्य पदक जीतने के साथ ही भारत की टीम को अपना पहला पदक मिल गया है। बात करते हैं जो ब्रिक्स खेलों का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये रूस के कजान शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, यानी कि जो लोकसभा है उनका प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जगजीत कौर, सेकंड ऑप्शन है भर्तृहरि महताब, थर्ड ऑप्शन है अमन गुप्ता, और फोर्थ ऑप्शन है अनुसुईया बेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि जो भर्तृहरि महताब हैं इनको लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। बात करते हैं भर्तृहरि महताब के बारे में, तो इन्हें भी हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। जो भर्तृहरि महताब हैं ये उड़ीसा के पहले जो मुख्यमंत्री रहे हरे कृष्ण महताब के उनके बेटे हैं, और शुरुआत में बीजेडी से ये सांसद थे, और 28 मार्च को भाजपा का दामन थामा, यानी कि पहले ये बीजेडी से थे और फिर 28 मार्च को ये भाजपा में शामिल हो गए। जो महताब हैं 1998 से बीजेडी से के टिकट पर कटक सीट से 6 बार ये जीत भी चुके हैं, और 2024 कटक से फिर से जीते, और इस बार ये भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर वहां से जीते हुए हैं।
आगे अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सांसद जो भर्तृहरि महताब हैं इनको 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। और प्रोटेम स्पीकर के बारे में अगर बात करते हैं तो जो प्रोटेम स्पीकर है ये एक अस्थायी पद होता है, यानी कि ये स्थायी नहीं होता है। और इनका कार्य क्या होता है, तो प्रोटेम स्पीकर की जो प्राथमिक भूमिका होती है वह नए सदस्यों को शपथ दिलाना है, यानी कि जो भी नए सदस्य आते हैं उनको लोकसभा में, तो उनका जो शपथ दिलाने का कार्य होता है उन सदस्यों का वो प्रोटेम स्पीकर करता है। उनकी जो प्राथमिक भूमिका होती है वह नए सदस्यों को शपथ दिलाने की होती है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो कि आज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और ये आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें सभी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित भी होने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।